गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जनरल साइंस के सेकेंड सेशन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। कल के सेशन को अगर आपने देखा है तो कल हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात की थी और साथ ही साथ काइनेमेटिक्स की बात की थी। तो दो ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने कल समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पर दो चैप्टर आज नए हैं जिनको हम शुरुआत करेंगे। एक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और दूसरा चैप्टर है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो आज हमें पढ़ना है और उसके बाद इन दोनों चैप्टर्स को ख़त्म करने के बाद एंड में हम लोग कल जो भी हमने सेशन किया था, जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, उनसे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से आपके पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर लास्ट में चर्चा होगी, वो लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन का सेट देख लेंगे। तो आज हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहली बात, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं एग्जाम के हिसाब से समझिए कि एग्जाम में यहाँ पर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो ऐसे चैप्टर है जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फैक्ट नहीं पूछे जाते, कभी सीधे सीधे तथ्य कभी नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है और जो समझना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर कुछ को याद करके वहाँ नहीं जाया जा सकता इस चैप्टर में। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने बहुत सारे चार्ट्स देखे थे और उस चार्ट्स को याद करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है आपको कि हर चीज़ को आपको समझना होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे, आप कोशिश कीजिए कि हर एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आ जाए। और कहीं पर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि लास्ट में आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब पिछले चैप्टर में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग मोशन यानी गति की बात कर रहे थे या विराम की बात कर रहे थे, रेस्ट एंड मोशन की बात की थी हमने। तो वहाँ पर क्यों होता है रेस्ट और क्यों होता है मोशन, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। हमने बस ये देखा था कि हाँ, गति होती है और विराम होता है। हमने ये कभी नहीं देखा कि क्यों होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि क्यों, और यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई गति होती है या विराम होता है तो उसके पीछे के क्या कारण है, और उस कारक के बारे में जब हम बात करते हैं तब फोर्स यानी बल का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो क्या है, आप सामान्य एग्जांपल्स देखिए। अपने दिन प्रतिदिन आपने देखे होंगे कई सारे एग्जांपल्स जहां पर आपको फोर्स लगाना पड़ता है किसी चीज़ को, चाहे धक्का देने के लिए चाहे खींचने के लिए। तो जनरली जब हम बल की बात करते हैं यानी फोर्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं एनी पुश और पुल, यानी चाहे आप खींच रहे हो चाहे आप धक्का दे रहे हो, ऐसी जो भी क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि फोर्स है क्या। फोर्स है एक एक्सटर्नल यानी बाह्य कॉज, जो कि किसी भी बॉडी पे जब लगाया जाता है तब वो बॉडी या तो मूव करेगी या तो अगर वो पहले से मूव करी तो वो रुक जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो या तो क्या होगा कि रुकी हुई चीज़ जो है वो चलने लगे, और या तो जो चलती हुई चीज़ है वो रुक जाए। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, वहाँ पर फोर्स का उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि फोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, तो पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बॉल को धक्का दिया जा रहा है। तो धक्का दिए जाने से क्या होगा, ये जो बॉल है, अगर कोई एक इंसान यहाँ पर ऐसा है जो कि ज़्यादा ज़ोर से धक्का दे रहा है तो उसके डायरेक्शन में, उसकी दिशा में ये बॉल जो है ये आगे बढ़ने लग जाएगा। तो ये हो जाता है फोर्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है फोर्स का, बहुत सिंपल, कि या तो आप कुछ खींच रहे हैं और या तो आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं। दोनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे, दोनों ही केसेस में हम ये कहेंगे कि ये फोर्स है। अब जब हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो याद कीजिए यूनिट्स की जब हम लोग बात कर रहे थे तो यूनिट्स में हमने स्टैंडर्ड यूनिट सबका देखा था, और यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है न्यूटन। फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन। हालांकि हम देखेंगे कि ये न्यूटन क्या है, इसको भी हम लोग एक बार अलग से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना होगा कि फोर्स का जो यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है, वो होता है न्यूटन। एक चीज़ और, न्यूटन शायद आपको पता होगा कि एक साइंटिस्ट का नाम है, और न्यूटन फेमस ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, यानी फोर्स कैसे कैसे कितने प्रकार से गवर्न किया जाता है किसी भी चीज़ पे, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो इसलिए इसकी जो यूनिट भी डिसाइड की गई वो भी उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। ध्यान रखेंगे कि जब हम न्यूटन यानी साइंटिस्ट की बात करते हैं तो हमेशा एन जो है आपका कैपिटल होता है, और जब हम यहाँ पर फोर्स के यूनिट की बात करते हैं तो एन जो है यहाँ पर छोटा होता है। ये सबके साथ होगा, जहाँ पर भी
यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी यूनिट ऐसा यूज़ होता है जो किसी एक वैज्ञानिक के नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में नहीं लिखा जाता। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह से इन दोनों के बीच में एक भिन्नता आ जाती है। तो फोर्स क्या है ये समझ गए, कोई भी खींचने की प्रक्रिया या तो धक्का देने की प्रक्रिया, कोई भी एक्सटर्नल, ठीक है। अब बल का प्रभाव होता क्या है, यानी फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। आप देखिए क्या क्या होता है, या तो रुकी हुई चीज़ चलने लगेगी या तो चलती हुई चीज़ रुक जाएगी, ये दो चीज़ें हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है कि किसी भी चीज़ का आप शेप और साइज़ चेंज कर पाए, वो जैसा दिख रहा था अब आकार और विकार अब सेम नहीं रहेगा, अब चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमने उसे एक फोर्स दिया है जिसके कारण वो उस फोर्स को अगर सह नहीं पाया तो हो सकता है कि उसके आकार में थोड़ी सी बदलाव आ जाए। तो शेप चेंज हो सकता है, एक, रुकी हुई चीज़ चल जाएगी, दो, चलती हुई चीज़ रुक जाएगी, तीन, और चौथा क्या हो सकता है, चौथा डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। यानी कोई सीधी चलती हुई चीज़ पे कुछ अगर लगाया जाए फोर्स तो हो सकता है हम उसे उस रास्ते से मोड़ पाए। तो ये चार चीज़ें हैं प्रमुखता जो आपको याद रखना है कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है। तो फोर्स में क्योंकि बहुत सिंपल है, आप बस सोचिए इन चीज़ों को कि जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपके नज़र के सामने अपने आप आ जाएंगी। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्स के बारे में। कुछ लॉज दिए गए हैं, कुछ नियम सिद्धांत दिए गए हैं जो न्यूटन द्वारा दिए गए थे। अब जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्जर्व की गई। पहले न्यूटन के पहले भी गैलीलियो ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई इस तरह का सरफेस है और यहाँ पर मैं कोई एक बॉल रख देता हूँ और ये नीचे की ओर अब जाना शुरू कर दे, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी बाह्य बल नहीं है, तो वैसे में क्या होगा कि ये जो बॉल है ये नीचे तक जा करके इस सेम हाइट तक वापस चला जाएगा। बॉल नीचे तक जाएगा, नीचे जा करके सेम हाइट तक ऊपर तक चला जाएगा। प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं तो ऐसा कभी होता नहीं है। नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अलग से। उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, हर चीज़ नीचे खींची जाती है, ठीक है। आप जैसे अब हम लोग खड़े हैं इस सरफेस पे, क्यों खड़े हैं? क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि काम कर रही है हमारे ऊपर, जिसके कारण हम अर्थ से चिपके हुए हैं। अगर वो फोर्स नहीं होता तो हम बहुत आसानी से हवा में उड़ चुके होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रेविटेशन होता है। तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स इसमें लग रहा होता है, और दूसरा यहाँ पर इस सरफेस के कारण एक घर्षण होता है। तो इस घर्षण के कारण भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्पीड जो है इस बॉल का वो धीमा होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई बाह्य बल नहीं था, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, ये दोनों फोर्स नहीं होते, तो ये जो बॉल है ये नीचे तक जा करके फिर वापस ऊपर तक वैसे ही चला जाता। तो ये एक ऐसा नियम है जो कि गैलीलियो ने दिया था, बस एक ऑब्जर्वेशन में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब न्यूटन ने इन सारे ऑब्जर्वेशंस को पढ़ा और बाकी चीज़ों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने इस लॉ को निकाला जिसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? बहुत सिंपल, कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो तब तक चलती चली जाएगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और कोई चीज़ जो रुकी हुई है वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बहुत सिंपल। हर दिन आप देखते हैं कि आप अगर चल रहे हो तो रुकने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर रुके हुए हैं तो आपको धक्का देना पड़ता है आपको चलवाने के लिए। आप एक बॉल को अगर रखा हुआ है, आपको ज़मीन पे थोड़ा सा आप धक्का देंगे तो आगे वो चलता चला जाएगा। और अगर कोई बॉल, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल आपके पास आता है तो आप पकड़ लेते हैं उसे, तो पकड़ने से क्या होता है कि वो बॉल रुक जाता है। क्यों रुक गया? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स आपने उस पर लगा दिया उसे रोकने के लिए। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? चलती हुई चीज़ चलती रहेगी, रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी, तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लगाया जाए। तो an object continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ये जो अवस्था है इसकी गति की या विराम की, वो जस की तस बनी रहेगी। ये कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बहुत आसान है समझना। क्वेश्चंस क्या आएंगे? क्वेश्चन या तो सीधा सीधा ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है क्या, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का है,
या स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, या कुछ और है। ठीक है, ये दो तरह से आते हैं। एक और क्या आता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो उसमें फिर ऑप्शंस आ जाएंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें लिखी रह सकती हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल इस तरह से पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल पूछ करके आपसे पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो चार तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। दो हो गया सीधा सीधा स्टेटमेंट से, कि या तो स्टेटमेंट देकर के पूछा जाएगा कि ये क्या है, या तो लॉ का नाम लिख करके पूछा जाएगा इसका स्टेटमेंट क्या है। एक दो तरह के ये हो गए। बाकी दो तरह के क्या क्वेश्चंस हैं, या तो एग्जाम्पल देकर के पूछा जाएगा ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, और या तो आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और फिर वहाँ पर चार सिचुएशंस दिए जाएंगे। तो ये चार तरह से यहाँ पर से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जब बात करते हैं इसके, तो एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे अब, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इस कॉन्सेप्ट को भी समझ ले, आगे भी इसका यूज़ कहीं ना कहीं आता चला जाएगा। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि जब भी आप जिस भी अवस्था में है, आप चाहते हैं या एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसी अवस्था को कंटिन्यू रखा जाए। यानी जो भी ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु की जो हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा अगर वो चल रहा है तो हमेशा चलता चला जाएगा, वो चलना चाहेगा, और अगर वो रुकी हुई वस्तु है तो हमेशा वो रुकी रहनी चाहिए। तो वैसे में इसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। ये जो स्टेट होता है इसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। सो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। यानी जो हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं कि जो रुकी हुई चीज़ रुकी रहनी चाहिए और चलती हुई चीज़ चलती चली जाएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, स्टेट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो तीन तरह के इनर्शिया होते हैं। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसे आप हिंदी में विराम का जड़त्व कह सकते हैं। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी जड़त्व, गति की जड़त्व, और उसके बाद फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का जड़त्व। तो ये तीन तरह के जड़त्व होते हैं, यानी तीन तरह के इनर्शिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो रेस्ट पे है, वो वहाँ से मूव नहीं करेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद फिर मोशन, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी गति में है, जो कि ऑलरेडी मोशन में है, तो वहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं जब भी डायरेक्शन चेंज करने की, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहेगा। देखिए, जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स आगे हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है और क्यों, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इनर्शिया जो है तीन तरह से हम लोग देखते हैं, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, तीन तरह का इनर्शिया हो सकता है। तो ये पांचवा तरह का क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे स्टेट को क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऐसे स्टेट को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। या तो फिर वही होगा, इसका उल्टा इनर्शिया पूछ दिया जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है, चार डेफिनेशन अलग अलग दे दिए जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट लॉ से बनते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सबसे पहले आ जाता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का, यानी संतुलित और असंतुलित बल। तो पिक्चर को देखिए, क्या समझ रहे हैं आप? सबसे पहले यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको धक्का देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभी हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि जितना फोर्स इसे लगाया गया था सामने की ओर, उतना ही फोर्स ये ज़मीन से ये पीछे की तरफ भी लग रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये बॉक्स जो है वैसा ही जस का तस रह जा रहा है। दूसरे केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस फोर्स को बढ़ाया गया, फोर्स को बढ़ाया गया, तब भी क्या हुआ कि यहाँ पर से जो अपोजिट फोर्स था वो भी थोड़ा सा बढ़ गया, अभी भी बॉक्स मूव करना शुरू नहीं किया। तीसरे पिक्चर में देखिए, तीसरे पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं? अब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया इस मोशन को, और ज़्यादा बढ़ा दिया गया इस फोर्स को, और इस फोर्स के बढ़ाते ही हम लोग क्या देख रहे हैं? अब ये आगे की दिशा में जाना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि अब ये जो फोर्स है इस फोर्स से ज़्यादा बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पहले आपकी इमेज में और दूसरे इमेज में, इन दोनों में जो बल था, जो फोर्स थी, वो यहाँ पर बैलेंस्ड है। यानी जितना आगे की ओर लगा उतना ही पीछे की ओर भी लग गया, इसलिए जो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट था वो स्टेट ऑफ रेस्ट जस का तस रह गया। लेकिन तीसरे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीसरे में अब फोर्स बहुत अधिक है,
यानी नीचे से ज़मीन से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो अब इतना ज़्यादा नहीं है कि इसे रोक पाए। तो अब जब यहाँ पर हमने फोर्स को बढ़ा दिया तब ये आगे की दिशा में बढ़ना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर इस तीसरे वाले केस में ये क्या हो गया, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स है, दूसरे डायरेक्शन में कम फोर्स है, तो इसलिए इसे हम लोग कह रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक दोनों डायरेक्शन में सिमिलर फोर्स था, एक बराबर था, तब तक वो क्या था, तब तक वो बैलेंस्ड फोर्स था। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स का। हालांकि आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि संतुलित और असंतुलित बल का मतलब क्या होता है। तो ये है जो एक्सपेरिमेंट की हमने बात की थी। इस एक्सपेरिमेंट से पहली बार गैलीलियो ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी कि यहाँ पर एक जनरल नियम है, एक जनरल सिद्धांत है जिसके बेसिस पे ये सारा गवर्न हो सकता है। तो ये जो बॉल है, उन्होंने ये कहा था कि ये नीचे तक जा करके ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक तब जाएगा जब वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति में आप कभी ऐसा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स तो होगा ही। जो भी सरफेस हम लोग यूज़ कर रहे हो, कितने भी चिकने सरफेस को यूज़ कर रहे हो, एक फ्रिक्शन होता ही है, और ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा रहना ही रहना है। तो ये दोनों होने के कारण कभी भी ये जो स्थिति है हम लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं होती, ये दोनों फोर्स नहीं होते, तब वहाँ पर हम लोग देखते कि बल जो है वो कोई एक्सटर्नल बल होता नहीं, और इसलिए ये जो बॉल है ये आराम से ऊपर तक चला जाता। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। पहला एग्जाम्पल जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी चला रहा हो और ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है कि जो भी ड्राइवर है या बाकी जो भी लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, वो थोड़ा आगे की ओर मूव करेंगे। आगे की ओर क्यों करेंगे? क्योंकि एक स्टेट ऑफ मोशन था, आप गाड़ी के साथ साथ आप भी सामने बढ़ते चले जा रहे थे, और जैसे ही ब्रेक लगा गाड़ी रुक गई, लेकिन आपके बॉडी के अंदर अभी भी वो इनर्शिया है, यानी अभी भी आप चाहते हैं कि आपकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो आगे बढ़ने की है। तो वैसे में जैसे ही ब्रेक लगता है, नीचे का जो आपका बॉडी है वो तो क्योंकि साथ में लगा हुआ है तो ठीक है, ऊपर की बॉडी थोड़ी आगे की ओर मूव कर जाती है। सीट बेल्ट होने से आप बच जाते हैं, सीट बेल्ट होने से आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि स्टेट ऑफ आपका जो मोशन था वो कंटिन्यू होता चला जा रहा है ब्रेक मारने के कुछ देर बाद तक भी। तो ये एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स, जो हमने बात की कि एक समय तक क्या हो रहा था कि जो फोर्स जितना हम लोग लगा रहे थे वही आगे पीछे भी लग रहा था। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ये बॉक्स है यहाँ पर। तो स्टेट ऑफ रेस्ट जो है, इसका विराम की जो परिस्थिति है वो हमेशा मेंटेन करना चाहेगा ये बॉक्स, और उसी के कारण हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक ये आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बार जब फोर्स आगे बढ़ ज़्यादा हो जाता है तब फिर ये आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि एक टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, और आप बहुत तेज़ी से अगर टेबल क्लॉथ को हटाते हैं, बहुत तेज़ी से अगर हटाते हैं, तो क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें टेबल पे रखी हुई थी वो वहीं की वहीं रह जाएंगी, क्योंकि उनका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो वहाँ पर मेंटेन हो जाएगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि आपने उस क्लॉथ को हटा दिया। लेकिन यही आप अगर धीरे धीरे हटाते हैं तो आपको पता है कि उसके साथ साथ वो चलता चला जाएगा, क्योंकि वो जो फोर्स चाहिए था वो वहाँ पे मिल गया। उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल हो जाता है पत्तों का झड़ना। मान लीजिए कि आप एक पेड़ के पास जाएं, मान लीजिए टहनी जिसकी बहुत पतली सी है, आप जा करके उसको अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर हिलाते हैं तो क्या होगा, उसके जो सूखे हुए पत्ते हैं एटलीस्ट वो तो गिर ही जाएंगे। क्यों सूखे हुए पत्ते गिर गए? क्योंकि वहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, और अभी यहाँ पर एक इनर्शिया था। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि जो पत्ते थे वो अपनी परिस्थिति में विराम की स्थिति में थे वहाँ पर। तो वो जो विराम की परिस्थिति थी उनकी, वो चेंज हो गई। चेंज क्यों हुई? क्योंकि आपने इस टहनी को पकड़ के बहुत ज़ोर से हिलाया, तो उसके कारण जो भी सूखे पत्ते थे या जो भी कमज़ोर पत्ते थे वो अब ज़मीन पर गिर जाएंगे। तो उसका कारण क्या होता है? फिर से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट है जो कि वहाँ मेंटेन हो रहा था, और अचानक से टहनियों के हिलते ही ये स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो भंग हो गया, और उसके कारण हम ये देखेंगे कि ये जो पत्ते हैं वो गिरने लग जाएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब हम बात करते हैं किसी रेस की, तो रेस में क्या होगा कि आप देखते हैं कि रेस के एंड में ख़त्म होने के बाद भी कुछ दूर तक आगे चले जाते हैं जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक स्टेट ऑफ मोशन है उनका, इनर्शिया ऑफ मोशन है, और जिसके कारण क्या होगा कि वो थोड़ा आगे तक चलते चले जाएंगे। वो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो थोड़े आगे तक मेंटेन होगा।
वही हो जाता है, अगर आपने क्रिकेट देखा है तो क्रिकेट में भी जब एक रन लेते हैं तो क्या होता है कि रन लेने के बाद भी आप देखेंगे बैट्समैन थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जो स्टेट ऑफ मोशन था उसको रेस्ट तक लाने में थोड़ा सा उन्हें समय लग जाता है, तो ये कारण होता है वहाँ पर भी। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसके कारण आप देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग देख पाते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि ये क्या है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो दो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, एक है इनर्शिया और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है मास। और ये मास का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है सेकेंड लॉ तक पहुंचने के लिए। तो जब हम बात कर रहे हैं इनर्शिया की, तो इनर्शिया के बारे में हमने समझ लिया। इनर्शिया क्या है? वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? इनर्शिया। अब मास क्या होता है? मास होता है मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी कितनी इनर्शिया है किसी बॉडी के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं मास। और ये अब हम जब मास कह रहे हैं तो सामान्य भाषा में हम लोग वेट कहते हैं। कि आपसे कोई पूछता है वेट कितना, तो आप कहेंगे 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, तो वो क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। लेकिन हालांकि उसे हम लोग वेट नहीं कहते हैं, वो असल में वो मास होता है। तो जब हम मास की बात करते हैं, याद कीजिए कल भी हमने डिस्कशन किया था इसका, कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? वो है केजी, यानी किलोग्राम। तो मास, जब भी हम लोग जनरली जो वेट टर्म यूज़ करते हैं वो वेट नहीं होता है, वो मास होता है। तो मास क्या है? मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब मेजर ऑफ इनर्शिया होने का क्या मतलब है? मेजर ऑफ इनर्शिया का मतलब ये हो जाता है कि मास जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इनर्शिया भी उतनी ज़्यादा होगी। याद कीजिए उसी बॉक्स को जब धक्का दिया जा रहा था, तो बॉक्स को धक्का दिए जाने में क्या है? अगर मान लीजिए खाली बॉक्स है तो उसको धक्का देने से बहुत आसानी से वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यही मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसमें कि बहुत सारी भारी चीज़ें रखी हुई हैं, और उस बॉक्स को अगर कोई धक्का देने की कोशिश करता है तब क्या होगा? उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा आगे बढ़वाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनर्शिया ज़्यादा था भरे हुए बॉक्स का एज कंपेयर टू खाली बॉक्स। क्यों? क्योंकि मेजर ऑफ इनर्शिया यानी मास जो है वो भरे हुए बॉक्स का ज़्यादा है। तो भरे हुए बॉक्स का क्योंकि मास ज़्यादा है तो उसके लिए उसकी इनर्शिया ज़्यादा है, और इसलिए उसमें जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हमें लगाना पड़ेगा वो भी थोड़ा अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मास क्या है? मास है मेजर ऑफ इनर्शिया, जो कि पॉजेस्ड बाय अ बॉडी है। किसी भी बॉडी, किसी भी वस्तु के पास जो इनर्शिया होती है उसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग मास कहते हैं। एसआई यूनिट क्या है मास का? केजी है। इसके बारे में हमने कल भी देख लिया है कि मास का एसआई यूनिट जो है वो केजी होता है। तो मास को समझने के बाद आ जाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीधे सीधे याद रखनी चाहिए, वो है ये। F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू एम ए का मतलब क्या होता है? F है यहाँ पर फोर्स, M है यहाँ पर मास, और A है यहाँ पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन्स लॉ सीधे सीधे यही बताता है कि फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसका जो मास होगा और उसका जो एक्सेलरेशन है उस टाइम पर, वो अगर हम लोग दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा फोर्स। सिंपल सा ये फॉर्मूला है और सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है जब हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर समझना है कि इसके यहाँ पर हम लोग बात कर क्या रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, हम लोग इसे लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके बारे में थोड़ा आगे हम जाके पढ़ेंगे कि यहाँ ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, संवेग जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये बात होती है कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये सीधे सीधे यहाँ से आता है। तो कई बार क्वेश्चन बिल्कुल सीधे यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि आपको कहा जाएगा कि 10 न्यूटन का फोर्स है, वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में लग रहा है, ऐसे बॉडी में लग रहा है जिसकी मास 10 kg है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ पर ए नहीं पता है, ये 10 है, ये 10 है,
तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आपको इन 3 में से कोई 2 क्वांटिटीज दे दी जाएंगी और आपसे तीसरा पूछा जाएगा कि ये क्या होगा, ये कितना होगा। तो वो जो है वो सीधे सीधे न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है, वो वहां पर से डिराइव होता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की, तो पहले में क्या हुआ, पहले लॉ में ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि जो भी फोर्सेस हैं वो कैसे काम कर रही है। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में जाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, या स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में जाने के लिए या रेस्ट से मोशन में जाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्वालिटेटिवली हम लोग को पता चल गया। अब अगली चीज क्या है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सेकेंड लॉ से पता चलेगा हमें। यानी F = ma का मतलब क्या हो गया कि कितना फोर्स लगा रहे हैं। मास क्या था, मास है मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया, फर्स्ट लॉ में। तो फर्स्ट लॉ में हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ, मास की जरूरत है, इनर्शिया कुछ होता है और इनर्शिया चेंज हो जाता है फोर्स लगाने से। यहाँ पे क्या हो गया, कितना फोर्स लगाते हैं ये हमें पता चला कहाँ से, ये पता चला सेकेंड लॉ से। तो फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिवली और सेकेंड लॉ क्वांटिटेटिवली एक ही चीज को डिफाइन कर दे रहा है। आपको यहाँ पर नंबर्स मिल जा रहे हैं और वहां पे आपको बस पता चल गया था फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, कोई एथलीट है, ये शायद लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो, दोनों में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर बालू रखा जाता है, सैंड रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो भी फोर्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके वो। ये जो भी है, अगर हम लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आ करके, या जिम्नास्टिक्स में भी आप देखेंगे कि हमेशा कुशन का यूज़ किया जाता है, रबर का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी फोर्स आ रहा है सरफेस पर उसे वहाँ पर एब्जॉर्ब किया जा सके। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए अगर ठोस सरफेस हो तो क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है तो उस फोर्स के साथ जब कोई वहाँ पर गिरेगा तो उसे चोट लग सकती है। तो उस चोट के ना लगने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सैंड यानी बालू रख दिया जाता है, जिसके कारण उस फोर्स को एब्जॉर्ब किया जा सके, उसे कम किया जा सके। तो यहाँ पर एक और जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहीं पर मोमेंटम का आ जाता है कि जब अगर मास या वेलोसिटी बहुत हाई होती है तो वैसे में मोमेंटम भी बहुत बढ़ जाता है और वैसे में चोट लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सरफेस है बाकी जगह पर, वो यहाँ पर नहीं है जहाँ पर ये एथलीट आकर के गिरने वाला है। तो लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह में, जिम्नास्टिक्स में भी आप देखेंगे कि वैसे ही सरफेसेस का यूज़ होता है जो कि बहुत ठोस ना हो, जहाँ पर इम्पैक्ट फोर्स बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो ये सब कैसे पता चल रहा है हमें, सेकेंड लॉ से पता चल रहा है। सेकेंड लॉ से क्यों पता चल रहा है, क्योंकि हम क्वांटिटेटिवली हम देख पा रहे हैं कि मास जितना होगा, एक्सेलरेशन जितना होगा, वैसे ही फोर्स बढ़ जाएगा। अब जब बात हो जाती है लॉन्ग जंप या हाई जंप की, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन भी बढ़ा हुआ होता है। एक्सेलरेशन क्यों बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि दौड़ करके कोई एथलीट आकर के जंप कर रहा होता है। तो वैसे में दौड़ने का मतलब क्या हो गया, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से क्या हो गया, एक्सेलरेशन बढ़ा। याद कीजिए कल एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्योंकि है और वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि ये एथलीट दौड़ रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया। एक्सेलरेशन हाई है, एक्सेलरेशन हाई है तो क्या हो गया, फोर्स हाई है। फोर्स हाई होने का मतलब फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है, F = ma। ये तो फिक्स है, मास तो जो भी होगा एथलीट का वो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन हाई हो जा रहा है। एक्सेलरेशन क्योंकि बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आपने मैथमेटिक्स अपने क्वांट के क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है, तो सेकेंड लॉ यहाँ पर आ जाता है हमारा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में आप क्या देखते हैं कि अगर कोई कैच लेता है तो कैच लेने के समय कुछ इस तरह से किया जाता है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि ये जो फोर्स आ रहा था यहाँ पर इस बॉल का, वो धीरे धीरे इसे एब्जॉर्ब किया गया और इस फोर्स को धीरे धीरे रेस्ट पे लाया गया। अगर एक ही बार में कोई मान लीजिए ऐसे ना करके कोई इस तरह से अगर कैच लेता हो तो वो कैच गिरा ही देगा। क्यों गिरा देगा, क्योंकि एक इम्पैक्ट होगा, फोर्स बहुत तेजी से आएगा, उसके बाद हो सकता है कि बॉल जंप करके बाहर भी चला जाए, चोट लगेगी हाथ में, वो अलग। तो इस चोट को ना लगने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से कैच लिया जाए ताकि वो फोर्स को आप एब्जॉर्ब कर सके आराम से। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का।
उसके अलावा मान लीजिए ये दो फोटोज़ देखिए, क्या देख रहे हैं आप? पहले में आप देख रहे हैं कि ये जो है एक बेसबॉल लेकर के फुटबॉल को मारने की कोशिश कर रहा है, दूसरे में एक सिंपल क्रिकेट बॉल को मारने की कोशिश कर रहा है। क्रिकेट बॉल को मारना आसान होगा या फुटबॉल को? सिंपल आंसर है क्रिकेट बॉल। फुटबॉल क्यों नहीं आसान है? फुटबॉल का मास ज़्यादा है। अगर एक्सेलरेशन सेम भी है लेकिन फुटबॉल का मास ज़्यादा है तो फोर्स उसका ज़्यादा है, तो उसको मारने के लिए उसको बाहर, उसको छक्का अगर आपको लगाना हो तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो सेकेंड आपका बॉल है जो कि एक नॉर्मल क्रिकेट बॉल है, क्योंकि इसकी मास कम होगी। और क्योंकि मास कम होगी, अगर सेम स्पीड पे सेम एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है तो वैसे में इसको मारना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल किस चीज़ का हो गया? सेकेंड लॉ का हो गया, क्योंकि इस फुटबॉल की जो मास है वो ज़्यादा है। फुटबॉल का मास ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया कि इसे ज़्यादा ताकत से इसे मारना होगा अगर आप इसको बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर से एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है मोमेंटम, यानी संवेग जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो मोमेंटम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपली ये समझिए, P इक्वल टू mv। P होता है मोमेंटम के लिए और ये हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलता है मोमेंटम। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मास बहुत ज़्यादा है तो मोमेंटम बहुत हाई होगा, वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है मोमेंटम बहुत हाई होगा, दोनों अगर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स बहुत हाई हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं और इसको समझना भी बहुत आसान हो जाता है। इसी मान लीजिए मोमेंटम की हम लोग बात करें, क्रिकेट बॉल की हमने बात की थी कि कैच लेते समय आप अपने हाथों को नीचे करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप सीधा रखते हाथ यहीं पर, मास तो ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं है क्रिकेट बॉल का, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा? मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा होने से चोट लगेगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि मोमेंटम का एग्जाम्पल हो जाता है। तो मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं? मास इन मोशन। मतलब क्या हो गया कि जो भी एक ऑब्जेक्ट है वो जब मोशन में है तो उस मोशन में, उस गति में होने के कारण वहाँ पर जो उसकी जो टेंडेंसी होती है, उसके अंदर जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है उसके कारण, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मास इन मोशन है। तो मास, ये बॉल का मास हो सकता है, ये चलते हुए कार का मास हो सकता है, ये चलते हुए गोली की मास हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं? ये मोमेंटम आपको यहाँ से समझना है। तो इसीलिए सेकेंड लॉ के साथ साथ ही इसे देखा जाता है, क्योंकि सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है और फोर्स किस तरह से चेंज होता है जब आप मास को चेंज करते हैं या वेलोसिटी को चेंज करते हैं। और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, तो वहाँ पर से फोर्स चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम और फोर्स हमेशा एक साथ इसीलिए देखा जाता है। अंतर क्या है? फोर्स को हम लोग देखते हैं F इक्वल टू एम ए और मोमेंटम को हम लोग देखते हैं P इक्वल टू एम वी। तो इसीलिए चेंज इन मोमेंटम के तौर पे भी हम लोग फोर्स को देखते हैं कई बार। तो चेंज इन मोमेंटम क्यों कह रहे हैं ये भी आप चाहें तो समझ लें। फोर्स का बात हम लोग जब कर रहे हैं तो फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये कल ही हमने पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो जब हम लोग बात करते हैं फोर्स की, तो अगर हम बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब क्या हो गया? मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो जो है किसी का वो वैसा ही रहना है। चेंज क्या होगी? चेंज होगी वेलोसिटी। तो उसके कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? फोर्स। तो इसीलिए हम लोग जब सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो कई बार सेकेंड लॉ को कहा जाता है कि चेंज इन मोमेंटम को वो डिफाइन करता है, यानी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को वो डिफाइन कर देता है और वहाँ पर उसको वैल्यू हम लोग निकाल पाते हैं उसकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए मोमेंटम को भी समझना कि ये है क्या। तो एसआई यूनिट की जब हम बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एम वी। एम का मतलब क्या हो गया? केजी। और वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप डायरेक्टली याद ना भी रखें कि इसका जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर से आप समझ जाएंगे कि केजी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होनी है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, आंसर हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। आया कहाँ से? आया यहाँ से।
याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये समझ गए हैं तो ये अपने आप निकल जाएगा यहाँ पर। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग कैच लेने की कोशिश करते हैं क्रिकेट में, तो हाथ को नीचे की ओर किया जाता है ताकि वहाँ पर जो मोमेंटम है बॉल का उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो अगर और एग्जाम्पल लें तो 2 एग्जाम्पल जो कि सीधे सीधे एग्जाम्पल होते हैं, हालांकि हिंसक एग्जाम्पल हैं, वायलेंट एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। पहला, जब हम बुलेट की बात करते हैं यानी गोली की बात करते हैं, तो अगर गोली चलती है तो गोली चलने से क्या होता है कि आपको पता है कि बहुत फास्ट मूव करती है बुलेट, और इसके फास्ट मूव करने के कारण क्या है कि इसका वेलोसिटी बहुत हाई है। हालांकि मास तो बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत हाई है, तो मोमेंटम बहुत हाई हो गया। मोमेंटम बहुत हाई होने के कारण बहुत आसानी से ये किसी के शरीर के अंदर घुस सकता है, और इसलिए ये जानलेवा हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसकी मोमेंटम बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर मास तो बहुत छोटा था, वेलोसिटी बहुत अधिक थी। उसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हो जाता है, मान लीजिए किसी भी फास्ट मूविंग व्हीकल की, ट्रक की अगर हम लोग बात कर ले, मान लीजिए ट्रक अगर कम स्पीड में भी चल रहा हो, तो कम स्पीड में भी चलते हुए मास बहुत अधिक है उसका। मास अधिक होने के कारण क्या होगा कि उसका भी मोमेंटम बहुत हाई है। तो मोमेंटम हाई होने से क्या होगा कि उसको वहाँ से स्टेट ऑफ रेस्ट में आना उतना आसान नहीं होता है। कोई अगर छोटी गाड़ी है, मान लीजिए कि छोटी गाड़ी का 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड और एक बहुत बड़े विशाल ट्रक का 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, ट्रक जो है आपके लिए ज़्यादा जानलेवा हो सकता है एक्सीडेंट के टाइम पे, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत हाई है। मोमेंटम हाई क्यों है? क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी तो दोनों के केस में सेम ही था, लेकिन मास बहुत ज़्यादा हो जाता है ट्रक का, उसके कारण एक्सीडेंट में दुर्घटना होने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाता है। किसमें? ट्रक में। क्यों? क्योंकि मोमेंटम अधिक था वहाँ पर। तो ये दोनों एक एग्जाम्पल है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो मास या वेलोसिटी के ज़्यादा होने से वो कैसे चेंज हो जाता है। तो उसके बाद एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कई जगह पे आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ये समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। सिंपल चीज़ है कि अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो उस सिस्टम के अंदर का जो मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 2 यहाँ पर बॉल्स की बात कर रहे हैं और ये एक सिस्टम के अंदर है, इसमें बाहर से और कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो इन दोनों के टकराने के पहले की मोमेंटम जो है वो टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। टकराने के पहले का मोमेंटम और उसके बाद का मोमेंटम बराबर होगा, यानी कि मोमेंटम जो है वो संरक्षित है, वो कंजर्व्ड है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जहाँ पर कि कोई भी बाह्य बल नहीं है, जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहाँ पर मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। यानी सिस्टम का जो मोमेंटम यहाँ पर था, सिस्टम का मोमेंटम यहाँ पर भी जस का तस रहेगा, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन भी, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। बस इतना आपको समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद आता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस इतना आपको याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए ये समझते हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यानी कोई भी जो एक्शन होता है उसकी एक कोई भी क्रिया जो होती है उसकी एक प्रतिक्रिया होगी, और वो जब हम इन दोनों फोर्सेस की बात करते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी फिर से अगर हम लोग वापस से चले जाएं एग्जांपल्स जो हम लोग ले रहे थे, तो अब जैसे डब्बा की हम लोग एक बॉक्स को देख रहे थे, डब्बे को देख रहे थे जिसको धक्का लगाया जा रहा था। तो धक्का जब हम लोग लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक फोर्स है जो आप आगे की ओर लगा रहे हैं और एक फोर्स है जो पीछे की ओर लग रहा है। यानी एक आपने जो धक्का दिया, एक वो फोर्स, वो लगा किस पर? वो लग गया आपसे डब्बे की तरफ। दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा? वो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब वो डब्बे से आपकी ओर लगेगा, तो ये दूसरा फोर्स हो जाता है। तो ये क्या है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी जितना फोर्स आगे की ओर लगाएंगे उतना ही फोर्स दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट की तरफ भी लगाएगा। तो इसको हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट
द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा। तो इसलिए याद रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, कि एक्शन और रिएक्शन, जो क्रिया है और जो प्रतिक्रिया है, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी वो दो अलग अलग बॉडीज पर काम कर रही होती हैं। यानी अगर आप एक्शन डब्बे पे लगा रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो डब्बे पे नहीं लग रहा है, वो आप पे लग रहा है। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग डिफरेंट बॉडीज में लगता है। तो ये हो जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी जितना फोर्स आगे की तरफ लगा उतना ही पीछे की तरफ भी लगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी दिशा जो है कंप्लीटली चेंज हो जाती है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड था, जितना फोर्स था वो उतना ही रहेगा। यानी आगे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है तो पीछे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन ये अगर दूसरे बॉडी पे लग रहा है तो ये पहले बॉडी पे लगेगा, अंतर यही आ जाता है। और ये अगर इस डायरेक्शन में है तो ये इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये तीन चीज याद रखना है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्वेश्चन फिर से यहीं से पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, या कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे करता है या नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में आप क्या देखने की, एक दीवार है, दीवार को धक्का दिया जा रहा है, लेकिन दीवार को जब धक्का दिया जा रहा है तो एक फोर्स है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक जो कि फ्रिक्शन के कारण लग रहा होगा, दूसरा जो यहाँ पर आपने एक्शन दिया है उसके रिएक्शन में एक और फोर्स होता है, एक नॉर्मल फोर्स होता है जो भी लगता है, लेकिन उसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जान ले, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स अगर इसका लेना चाहें तो रिकॉइल ऑफ गन, जब भी गन को फायर किया जाता है कि तो छोटा सा एक रिकॉइल होता है, एक झटका सा लगता है पीछे की डायरेक्शन में, वो क्या है, वो रिएक्शन फोर्स है। तो एक्शन किस पे था, जो चला रहा है बंदूक उससे गन की तरफ, और रिएक्शन किस पे था, गन से चलाने वाले की तरफ। उसके बाद वॉकिंग, यानी चलने समय, चलते समय क्या होता है कि जब आप आगे चल रहे होते हैं तो एक पीछे की डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होता है, तभी आप अपने आपको आगे तभी धक्का दे पाते हैं जब आपका पैर जो है वो ज़मीन से पीछे के डायरेक्शन में एक और फोर्स ले रहा हो। तो वो एक और एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद स्विमिंग भी सिमिलर एग्जाम्पल है, एक चलना ज़मीन पर और स्विमिंग पानी में, बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल। और उसके बाद फिर प्रोपल्शन ऑफ अ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जब भी एक नदी में या तालाब में, लेक में जब भी कोई एक बोट चल रहा होता है तो उसमें भी वो पानी को पीछे की तरफ धक्का दे रहा होता है ताकि वो आगे की ओर बढ़ पाए। तो वो भी एक न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा रॉकेट का अगर आप एग्जाम्पल लें तो रॉकेट में क्या है, फ्यूल डाला जाता है। फ्यूल क्यों, क्योंकि एक थ्रस्ट ऊपर की ओर लगे, लेकिन थ्रस्ट को ऊपर की ओर लगाने के लिए भी एक नीचे की ओर एक लगाना पड़ता है फोर्स, ताकि एक ऑपोजिट रिएक्शन दिया जा सके और ये जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर जा सके। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के हो जाते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये सबसे कॉमनली पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में। सिर्फ दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की बात नहीं है, बाकी एग्जाम्स में भी हमने देखा है कि ये एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें बहुत ईजिली लिया जाता है और पूछा जाता है कि किस चीज़ का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और फोर्स हो जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण। घर्षण क्या है, कोई भी ऐसा फोर्स जो कि आपके मोशन या रेस्ट को अपोज करे, यानी अगर आप चल रहे हैं तो आपको रोकने की कोशिश करें, और अगर आप रुके हुए हैं तो आपको चलाने की कोशिश करें। ऐसा अगर कोई फोर्स की हम लोग बात करते हैं तो फ्रिक्शन है। तो जनरली जब हम मोशन की बात करते हैं तो फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस विच आर टचिंग, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। तो क्या होगा, जैसे आप चल रहे हैं तो आगे आप बढ़ क्यों पा रहे हैं, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि आपके और ज़मीन के बीच में एक्ट कर रहा है, और उसके कारण हम देखते हैं कि आप आगे चल पाते हैं, वॉकिंग जो है संभव हो पाती है। अब जब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन को आपको समझना है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि फ्रिक्शन एक ख़राब फोर्स है,
क्योंकि चलते हुए ऑब्जेक्ट को वो रोक रहा है, या मशीन में भी फ्रिक्शन हो जाता है जिसके कारण मशीन ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाता घर्षण होने के कारण। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर लगता है कि फ्रिक्शन शायद आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो छोटी से छोटी क्रिया है, जैसे आप जो चल पा रहे हैं, आप चल नहीं पाते अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि फ्रिक्शन सब कुछ जो भी है नेगेटिव ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऑपोजिट मोशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नेगेटिव सेंस में ही है। तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, हालांकि रिड्यूस किया जाता है कई जगह पे जहाँ पे भी नेगेटिव इसका वैल्यू होती है, जहाँ पर भी ये नेगेटिवली एक्ट कर रहा होता है वहाँ पे आप ज़रूर देखेंगे कि उसे कम करने का प्रयास किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की तो कुछ इस तरह से होता है कि अगर एक फोर्स है जो कि पुश कर रहा है तो मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और फ्रिक्शन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी ऑपोजिट द मोशन जो हम लोग कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है जो सरफेस नॉर्मली दिखता है। जनरली अगर आप बहुत स्मूथ सरफेस भी देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ये जो सरफेस है ये काफ़ी स्मूथ दिख रहा है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसी सरफेस में आपको इस तरह से आपको पता चलेगा कि उसमें भी रफनेस है, और इस रफनेस के कारण ही यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। और अगर ये रफनेस ना हो, इस रफनेस को अगर कम किया जा सके तो उससे क्या होगा, उससे फ्रिक्शन जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक चीज़ और क्या याद रखना है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, यानी फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण ताप पैदा होता है। क्यों? क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं किसी भी सरफेस के ऊपर के मोशन की, तो वहाँ पर एक हाई एनर्जी पैदा हो रही है और इस एनर्जी के कारण हीट पैदा होता है। और कई सारे जब हम मशीन्स की बात करते हैं और मशीन जो ख़राब होने लगता है उसमें बहुत सारा हीट जनरेट होता है, उसका कारण भी यही होता है कि वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में मौजूद होता है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आपको एक बार देख लेना होगा। स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन, 4 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। एक स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण, मतलब क्या हो गया, ऐसा फ्रिक्शन जो कि रेस्ट करते हुए बॉडी पर काम कर रहा हो, तो उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब काम कर रहा होता है जब वो किसी सरफेस के ऊपर चल रहा हो, स्लाइड कर रहा हो या आगे बढ़ रहा हो। जैसे बॉक्स की हमने एग्जांपल लिया था, तो बॉक्स का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो बॉक्स को जब आप धक्का दे रहे हैं तो वो जो फ्रिक्शन का फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या है, वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बराबर ही है, एक ही जैसा है, लेकिन रोलिंग क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रोलिंग ओवर द सरफेस। मान लीजिए जैसे अगर आप अपने बाईसाइकिल की बात करें या मोटरसाइकिल, कार की बात करें, तो वो जो सरफेस पे चल रहे हैं वो चक्के की मदद से चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या है, वो रोलिंग फ्रिक्शन है। एक चीज़ यहाँ पर, एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखना होगा, वो ये कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हैं। हमने कार का एग्जाम्पल लिया कि कार में चक्के लगे हुए होते हैं और उस चक्के की मदद से वो चल पाता है। तो क्योंकि चक्के की मदद से वो चल पा रहा है, तो इसका ये एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कि चक्का अगर नहीं होता और कार को तब आप चलाने की कोशिश करते, शायद इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो चक्के के होने के कारण बहुत आसानी से आप आगे बढ़ पाते हैं। फिर हो जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन तब जबकि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की जो हम बात कर रहे हैं, वो पानी के अंदर या किसी भी तरल पदार्थ के अंदर रखा हो, तो वैसे में जो फ्रिक्शन है, जो काम करेगा, वो कहलाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन कब होगा, स्लाइडिंग कब होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा। तो जब भी रेस्ट में है ये ऑब्जेक्ट, कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है, तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो जनरली आपको याद रखना है, जैसे हम लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं और हमने कार का भी एग्जांपल लिया, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत अधिक होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद फिर एडवांटेजेस की बात करें अगर हम लोग फ्रिक्शन के क्या है, तो सबसे पहले लिखने में आपको मदद कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पेन जो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ यही नहीं चलता, क्योंकि सरफेस और पेन के बीच में एक फ्रिक्शन है। उसके बाद फिर हम चाहे बात करें खड़े हो पाने की या चलने की, दौड़ने की, तो ये सब कुछ जो है ये फ्रिक्शन के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं व्हीकल्स की भी, अपने कार की भी, तो वहाँ पे भी अगर फ्रिक्शन नहीं होता
तो क्या होता है, आपकी जो गाड़ी वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती। सिंपल एग्जांपल, आप कोशिश कीजिए किसी भी कार को किसी आइस पे चलाने का, बर्फ पे चलाने का, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन एकदम कम हो जाता है क्योंकि चिकनी सरफेस है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल रोड्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसके कारण फ्रिक्शन क्योंकि फ्रिक्शन क्योंकि कम हो गया, उसके कारण वहाँ पर मोशन ठीक से नहीं हो पाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि किसी भी चीज़ को वो चलते हुए चीज़ को स्लो कर सकता है या बंद कर सकता है कम्प्लीटली। एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती है, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि जो एनर्जी आपको चाहिए थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई, तो इसके कारण कुछ एनर्जी का लॉस हो गया। उसके बाद फिर वियर एंड टियर इन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा होता है। सोल्स ऑफ शूज़ जो होते हैं आपके वो घिस जाते हैं, वो सब क्यों होता है, वो फ्रिक्शन के कारण होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस आप समझ सकते हैं। तो जब भी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो साथ साथ कैसे कैसे फ्रिक्शन को हम लोग कम कर सकते हैं वो भी समझना है। तो एक हो जाता है बाय रबिंग और पॉलिशिंग। पॉलिश जब कर दिया जाता है सरफेस को तो वो चिकनी हो जाती है सरफेस और फ्रिक्शन कम हो जाता है। लुब्रिकेशन, जब हम ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जो रफनेस, याद कीजिए वो जो हमने इमेज देखा था, वो जो रफनेस है उसको चारों तरफ से वो ऑयल भर देता है और फिर थोड़ा सा ईजी हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। फिर स्लाइडिंग को रोलिंग कर दें, तो जैसा हमने कार का एग्जांपल लिया कि कार में जब चक्के नहीं थे तो नहीं चले, जैसे ही उसमें हम लोग चक्का लगाते हैं वो चलने लग जाता है, तो उसके कारण फ्रिक्शन क्या हुआ, फ्रिक्शन कम हो गया। बाय स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग यानी कि आपने अगर एरोप्लेन्स देखे हैं या जहाज़ देखे हैं या स्विमर्स किस तरह से आगे बढ़ते हैं आपने देखा है, तो वो एक फ्रिक्शन, वो एक स्पेशल तरह का एक शेप बना लेते हैं जिसको कि स्ट्रीमलाइनिंग कहते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि हवा बहुत आसानी से उसके चारों तरफ पार कर पाता है और ये आगे बढ़ पाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइनिंग। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए कि किस तरह से हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये जो था पहला जो पार्ट था वो था कि फोर्स किस तरह से काम करता है। अब इसका छोटा सा एक एग्जांपल है, वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन भी एक तरह का फोर्स ही है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे आप कहते हैं, वो हो जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। और जितनी भी चीज़ें हमने पिछले 40-50 मिनट में पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई होता है। तो उसी को समझते चलते हैं हम लोग कि क्या मतलब है ग्रेविटेशन का। तो ये जो चैप्टर अभी हमने किया है ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो जितनी भी चीज़ मैंने आपको समझाई है ये सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, और वही हाल है इस चैप्टर के साथ भी, क्योंकि ये बस एक एग्जाम्पल है, ये एक एप्लीकेशन है उस चैप्टर का। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन आपको पता है कि है क्या। आप जो यहाँ पर खड़े हैं या बैठे हुए हैं, जो आराम से आप पृथ्वी पर रह पाते हैं, वो क्यों, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी और आपके बीच जो कि काम कर रही है, और उसके कारण हम लोग यहाँ पर बहुत स्थिरता से रह पाते हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता तो आप हवा में उड़ रहे होते और आपके लिए यहाँ पर रह पाना इम्पॉसिबल हो जाता। तो सबसे पहले आ जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ये समझते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इन द यूनिवर्स विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझ लेंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। बहुत सिंपल, यहाँ देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो भी फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस क्या हो गया, फोर्स। अब जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए अपने और अर्थ के बीच में बात करें, तो मेरा और आपका जो मास हो गया वो हो गया मान लीजिए छोटा m, और अर्थ का मास हो गया बड़ा M। तो जो भी फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर हमारे और पृथ्वी के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस मास से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेकर के पृथ्वी के सेंटर तक, तो वो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। तो ये हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है, तो वैसे ही समझ लीजिए इसको भी। एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं g, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया एक वैल्यू है। याद रखें कि इसकी वैल्यू जो है वो होती है 6.673 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आया, इस फॉर्मूला से आ गया, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि F इक्वल टू GMM बाय R स्क्वायर है, तो आप इसको यहाँ ले जाएं, इन दोनों को यहाँ ले जाएं, तो G
का जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है वो सीधा सीधा निकल जाएगा यहाँ से। तो लेकिन ये वैल्यू आपको याद रखना होगा 6.673 इंटू 10 पे पावर -11, ये इस g की वैल्यू होती है। तो g का वैल्यू तो कांस्टेंट है, फिक्स है, m और m पता चल जाएगा, r डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो फोर्स जो है वो पता लग जाएगा। तो ये हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जो भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड, मतलब अभी आप अपने घर में बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ हम लोग दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन बहुत छोटा सा फोर्स है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रोडक्ट ऑफ मास बहुत कम हो जाएगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ ये g की वैल्यू देखिए 10 पे पावर -11। तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स इतना कम है कि ये फोर्स से हम और आप विचलित नहीं होते हैं, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक्ट करता है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। एनी टू बॉडीज, आप और हम हो सकते हैं, मैं और मेरा कैमरा हो सकता है, सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना होगा, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, जैसे हमने अभी बात किया था कि ये जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो आपसे लेकर के अर्थ के सेंटर तक के लिए लेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ से नहीं ले रहे, सेंटर ऑफ अर्थ से ले रहे हैं। तो जो भी दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए दो बॉल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ की इसके जो सेंटर है यहाँ पर से हम लोग लेंगे और इस सेंटर के बीच में लेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो होगा डिस्टेंस उसको लिया जाएगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इज इफेक्टिव इवन एट लार्ज डिस्टेंसेज, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, कहीं भी हो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग वर्क जब पढ़ेंगे ना तो उसके ऊपर वहाँ पर डिस्कशन होगी कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी खींचता है, रिपेल नहीं करता है। यानी जब जैसे आपने अगर दो चुंबक देखें तो क्या होता है, कई बार आप दो चुंबक को एक साथ लाएंगे तो वो एक दूसरे से अलग होते हैं, रिपल्सिव फोर्स होता है वहाँ पे। ग्रेविटेशन के साथ ऐसा नहीं होता, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपको ग्रेविटेशन के बारे में याद रखना होगा। लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, बहुत बड़े डिस्टेंसेस पे भी होता है, एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ेंगे वहाँ पे देख लेंगे। और अंत में ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और ये यूनिवर्सल लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फोर्स से हमें पता चल जाता है कि अर्थ और हमारे बीच में क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स का बैलेंस यहाँ पर है मून और अर्थ के बीच में, इसीलिए मून चारों तरफ घूम पा रहा है। और यही बात अर्थ और सन के लिए भी है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है वो भी बहुत हद तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत बड़ा कारण है उसका। उसके बाद फिर सेम जैसे हमने इसकी बात की, और लास्ट में टाइड्स फॉर्म्ड बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द ओशंस आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by both sun and moon of the earth। आप ये जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। यूपीएससी में 2018 में ये सीधे सीधे पूछा गया था कि कौन कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो काम कर रहा होता है। तो केवल आपके गवर्नमेंट एग्जाम में यानी दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ही नहीं, बल्कि ये ऐसा एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो कि यूपीएससी में भी जाके पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, और वो है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से अर्थ की तरफ आ रहा हो और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम कर रहा हो, कोई भी एडिशनल फोर्स उसमें काम नहीं कर रहा हो, तो वैसे में उसको कहते हैं फ्री फॉल। और जब फ्री फॉल की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है, जब भी फ्री फॉल हो रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना होगा आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फ्री फॉल। यानी अगर सिर्फ ग्रेविटेशन काम कर रहा होता, अब जैसे मान लीजिए किसी एक बॉल को लेकर के मैं अगर छत से गिराऊं तो सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं काम कर रहा है, बीच में हवा है, हवा का भी एक रेसिस्टेंस है और ये हवा का रेसिस्टेंस भी वहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होता, कोई भी और दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वैसे में हम क्या कहते हैं इसे, हम इसे फ्री फॉल कहते हैं। तो when an object falls freely towards the earth, there happens to be no change in the direction of motion of the object, but due to attraction of the earth there will be a change in magnitude of velocity।
वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन और कुछ दूसरे कोई भी एस्पेक्ट को हम चेंज होता नहीं देखेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो फ्री फॉल में है, सिर्फ ग्रेविटेशन काम कर रहा है। तो क्या याद रखना है आपको फ्री फॉल के लिए? ओनली ग्रेविटेशन, बस ओनली ग्रेविटेशन, ये एक वर्ड याद रखें, इतने से आपका एग्जाम जो है क्वेश्चन यहीं से आना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसका फॉर्मूला अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, gm/r² ले रहे हैं हम लोग। तो g क्या है हमने देख लिया है, m क्या है यहाँ पर, वो मास है अर्थ का। जब हम लोग 9.8 बोलते हैं तो वो क्योंकि हम लोग अर्थ के मास को लेके चल रहे हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ ये हो जाता है r², तो वहाँ पर से 9.8 मीटर पर स्क्वायर जो है वो वैल्यू निकल जाती है। तो याद रखेंगे, दो हम लोग g की बात कर रहे हैं, एक है छोटा g और एक है बड़ा g। बड़ा ये जो है इसकी वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और ये जो है ये है एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों याद रखना है कि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इन दोनों में आपको कैपिटल लेटर जी और स्मॉल लेटर जी में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर इसीलिए अब आ जाता है मास एंड वेट। शुरुआत में मैंने इस बारे में बात की थी कि कुछ ऐसा एक क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग मास कहते हैं, हालांकि आमतौर पर हम लोग उसे वेट कह रहे होते हैं। अंतर क्या है? मास क्या था? मेजर ऑफ इनर्शिया। वेट क्या है? वेट यहाँ पर चेंज क्या हो जाता है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वेट है एक फोर्स। फोर्स किसका? जो भी वेट आपका है, जब आप अपने वेट की बात करते हैं तो आपका मास के कारण जो वेट निकल के आ रहा है, जो फोर्स निकल के आ रहा है, वो हो जाता है आपका वेट। कैसे? मास आप अपना ले लीजिए और इंटू 9.8 कर लीजिए। 9.8 क्या है? एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स है एक तरह का, समझ लीजिए। जब हम वेट करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो वेट होता है फोर्स, और मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आप जब कहते हैं कि मेरा वेट 70 kg है, तो आप वेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने मास की बात कर रहे हैं। प्लीज़ याद रखेंगे इस चीज़ को। तो मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं? तो मास क्या है? हम लोगों को पता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मेजर ऑफ इनर्शिया है। वेट क्या है? फोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसको याद रखना है। मास इसीलिए सिर्फ केजी है तो स्केलर हो गया, वेट क्या है? फोर्स है, वेक्टर हो गया। तो एक और एग्जांपल हो गया। तो बस ये दो जो है ना, ये दो पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जैसी है वैसी ही रहेगी। वेट चेंज होता रहेगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम बात कर रहे हैं वो तो अर्थ के लिए अलग है, मून के लिए अलग होगा, सन के लिए अलग होगा। जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए वेट हर जगह चेंज होता चला जाएगा, मास जैसा है वैसा ही हर जगह रह जाएगा। तो ये तीन मेजर एग्जाम्पल्स हैं, तीन मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखना होगा कि वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन कोई अलग चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा चैप्टर, और ऐसा चैप्टर जो कि फोर्स अगर आपने समझ लिया है तो इसे समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो आज जो है, जो भी हमने पढ़ा है आज, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर से क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट पे नहीं पूछे जाते, इन तरह की कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसको बार बार रिवाइज कीजिए, समझिए कि हमने क्या पढ़ा आज, और अगर आप समझ जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा तो बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए एक बार अब क्या करते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखते चले जाएं, ताकि मैं देखता चलूँगा कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले है, व्हाट इज़ द यूनिट यूज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। याद कीजिए, कल ही मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये यूनिट से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। बाकी जो भी है ये डिस्टेंस के लिए नहीं यूज किया जाता। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश क्वांटिटी, सदिश राशियां कौन सी नहीं है इसमें से। तो फिर से याद कीजिए, सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। किसकी स्पीड क्या होगा? स्केलर होगा, और उसमें जब हम डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। फिर से सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार पूछा हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। अब देखिए, माइक्रो सेकेंड क्या है? सेकेंड है, सेकेंड ही है, लेकिन माइक्रो से आपको याद होगा हमने बात किया था 10⁻⁻⁶। तो ये सेकेंड जो है ये टाइम का यूनिट हो गया।
लीप ईयर कब कहते हैं? जब एक एक्स्ट्रा दिन जिस साल होता है। सोलर डे, एक नॉर्मल दिन को सोलर डे कहते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल गलत हो गया? पहला, यानी ए जो है वो यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? फिर से ध्यान से देखिए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो जाता है। बचा क्या? फोर्स और प्रेशर। फोर्स के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा? फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, उसके साथ साथ आप जो भी मास लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। बचा क्या आंसर? प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो इस तरह से आप बहुत बार डिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर आपको एक दो पता है तो बाकी के बीच में सोचें कि आंसर होना क्या चाहिए। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंपल चार्ट याद कीजिए, चार्ट हमने देखा था पिछले क्लास में। सिंपल क्वेश्चन है, वहीं से आ रहा है। तो 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। उसके बाद फिर एक ये क्वेश्चन है, इसमें 30 सेकेंड टाइम लीजिए, तुरंत आपको आंसर इसका पता चल जाएगा। देयर इज नो SI बेस यूनिट फॉर एरिया बिकॉज। क्यों नहीं होता है एरिया के लिए कोई भी SI यूनिट? पहला ऑप्शन है एरिया हैज नो थिकनेस हेंस नो फिजिकल स्टैंडर्ड कैन बी बिल्ट। यानी कि कोई भी थिकनेस नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है, तो उसके कारण कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जा सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेंथ के लिए मीटर है तो वहाँ भी चौड़ाई तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद क्या है? वी लिव इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड नॉट 2 डायमेंशनल। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सी क्या कह रहा है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस स्क्वायर फीट इन टर्म्स ऑफ मीटर। बिल्कुल नहीं। जब मीटर और फीट के बीच में आपको कन्वर्जन पता है तो मीटर और फीट के बीच में ही पता है, ये भी गलत। एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स, इस पे रुकते हैं। एरिया इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आंसर क्या बचा? डी। तो ये एग्जाम्पल क्यों लिया? क्वेश्चन देखने में बहुत टफ है, लेकिन अगर आप एक एक करके अगर सारे ऑप्शन को देखेंगे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर से। अगर आप नहीं भी जानते कि इसका आंसर डी है तो बाकी आंसर से आप पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर डी ही होना है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थ्रू आउट द टाइम इंटरवल व्हेन द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज एज इट मूव्स अलोंग अ लाइन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन माइट बी। ये एक बार थोड़ा सा देखिए, समझिए, 30 सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक लाइन में जब आप चल रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर पॉजिटिव है वेलोसिटी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होना तो बहुत मुश्किल है। धीमा होगा तभी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक, जब हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तब वहाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। उसके बाद फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, अब ये नहीं हो सकता तो बी भी नहीं हो सकता। नेगेटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली ये हो सकता है, यहाँ पे रुकते हैं। नेगेटिव एंड जीरो, यानी आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नेगेटिव है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में चेंज नहीं होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कभी, तो ये भी गलत हो गया। पॉजिटिव एंड जीरो, नेगेटिव एंड जीरो नहीं हो सकता तो पॉजिटिव एंड जीरो भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास आंसर? सी। तो ये सब भी लॉजिकली आप चाहें तो इसको बहुत आसानी से डिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कि क्या सही है क्या गलत है जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। वेलोसिटी एंड स्पीड आर कांस्टेंट, कैसे होगा? वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, गलत हो गया। एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, फिर से वही बात, एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट होगा? डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन चेंज, गलत हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, फिर से गलत, नहीं हो सकता, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बचा क्या? डी, कि स्पीड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। इसलिए यहां पर जब हम लोग कह रहे थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो कहना गलत है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कहना कांस्टेंट ये सही है, क्योंकि दिशा चेंज हो रही है, सर्कुलर मोशन है, दिशा चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है लेकिन दिशा में, मैग्नीट्यूड में नहीं। अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रह रहा है, दिशा चेंज हो रही है केवल। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल,
यार्ड और लेंथ के बीच में हमने बात की थी, कन्वर्जन का चार्ट देखा था, उस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर के बहुत नज़दीक होता है 1 यार्ड। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दी अर्थ इज़, ये भी हमने कल देखा था, याद कीजिए हमने जब बड़े डिस्टेंसेस की बात की थी तो वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है। तो अगर आपको याद हो हमने बात किया था कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, लेकिन वही नहीं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है ये भी हमने देखा था, वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो यहाँ ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि क्या होगा कि कई बार जैसे ही आप पढ़ेंगे आपने ये याद करके रखा हुआ है कि हाँ ये तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, हो सकता है कि तुरंत आप जा करके वहाँ पर बिना आगे पढ़े हुए आप बी मार्क कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये याद रखें कि बाकी भी स्टेटमेंट एक बार पढ़ लें ताकि आपको समझ में रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पिछले क्लास के थे। अगली क्लास जब मैं लूँगा तो आज जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। कहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और उसका जो भी डाउट्स होगा वो मैं आपको उसका आंसर देता चला जाऊँगा। तो ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो क्लास है वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक बार जा कर के इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।